Hello everyone, welcome back to my channel. So today I am going to discuss important article from the Hindu newspaper. So first article is related to North-South divide. So first point is India's development debate has shifted from cooperative federalism to a growing North-South divide where economic growth is no longer translating into equitable political power, raising concerns for national unity. तो जो इंडिया की डेवलपमेंट डिबेट है वो शिफ्ट हो चुकी है फ्रॉम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म टू ग्रोइंग नॉर्थ साइड डिवाइड। मतलब कहाँ से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब होता है एक सिस्टम इन विच ऑल डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स विच चाहे वो सेंट्रल हो स्टेट गवर्नमेंट हो वो काम करती हैं साथ में टू अचीव अ कॉमन गोल। तो ये जो फेडरलिज्म कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वो शिफ्ट हो चुका है नॉर्थ साउथ डिवाइड में, जहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ नो लॉन्गर ट्रांसलेटिंग इनटू इक्विटेबल पॉलिटिकल पावर। मतलब इक्विटेबल पॉलिटिकल पावर मतलब होता है कि हाईलाइट करता है एक डिसकनेक्ट बिटवीन वेल्थ क्रिएशन एंड फेयर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस पावर, जो रेस कर रहा है कंसर्न फॉर नेशनल यूनिटी। सेकेंड पॉइंट, द वाइडनिंग गैप रिफ्लेक्ट स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस. Southern states like Tamil Nadu, Kerala have achieved higher human development while northern states like Bihar, Uttar Pradesh lag behind in social indicators. तो जो ये गैप है ये बढ़ता जा रहा है, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है एक स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस. स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस मतलब होता है एक लॉन्ग टर्म डिस्टॉर्शन इन हाउ एन इकॉनमी और सिस्टम इज़ ऑर्गेनाइज्ड, जहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स आर अनइवनली डेवलप होते हैं और मिसअलाइंड होते हैं. तो ये होता है स्ट्रक्चर इम्बैलेंस, जहाँ पर जो सदर्न स्टेट जैसे तमिलनाडु और केरला हो गया उन्होंने अचीव कर लिया है हायर ह्यूमन डेवलपमेंट, बल्कि जो नदर्न स्टेट्स हैं जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश वो पीछे रह गए हैं, लैग बिहाइंड इन सोशल इंडिकेटर्स. Third point, the issue links directly with upcoming delimitation after 2026, which may increase parliamentary seat for populous northern states, reducing southern states' proportional influence. जो इशू है वो डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, जो अपकमिंग डिलिमिटेशन होगा आफ्टर 2026, जो क्या कर सकता है, में इंक्रीज़ कर सकता है पार्लियामेंट्री सीट फॉर पॉपुलस नदर्न स्टेट्स. मतलब नदर्न स्टेट्स में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उनकी सीट पार्लियामेंट में इंक्रीज़ हो सकती है और रिड्यूस हो सकती हैं सदर्न स्टेट्स की इन प्रोपोर्शनल इन्फ्लुएंस. Next point, unlike typical federation that is United States, India risks a mismatch where economically stronger regions may have less political representation, creating tension in physical federalism. इन अ यूनाइटेड स्टेट जहाँ पर पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेशन होता है स्पेशली इन अ सीनेट वो बैलेंस होता है क्रॉस स्टेट्स. मतलब चाहे वो कितना भी छोटा हो या कितना भी पॉपुलेटेड स्टेट हो, फिर जो सीट होती हैं वो इक्वली रिप्रेजेंटेड होती हैं. बट जो इंडिया में है वो रिस्क मिसमैच है, जहाँ पर जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर रीजन जो होते हैं जैसे मोस्टली हमारे सदर्न रीजन में हैव लेस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, जो क्रिएट करता है टेंशन इन फिजिकल फेडरलिज्म. एंड द एडिटोरियल वार्न्स ऑफ एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस इफ पॉलिटिकल पावर रिमेन्स कंसंट्रेटेड इन पुअरर रीजन्स while economically advanced state feel penalized for successful population control and governance. तो एडिटोरियल है वो वार्न कर रहा है अगर जो ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, मतलब ये जो ऑनगोइंग प्रॉब्लम है, अगर पॉलिटिकल पावर ऐसे ही कंसंट्रेटेड रही पुअरर रीजन्स के लिए, जबकि जो इकोनॉमिकली एडवांस स्टेट हैं वो फील करते हैं पेनलाइज्ड, किस लिए, फॉर दियर सक्सेसफुल पॉपुलेशन कंट्रोल और अच्छी गवर्नेंस के लिए. Next point, southern states themselves face internal inequalities. Regions like northern Tamil Nadu show poor literacy and income disparities, indicating that the divide is not just purely interstate but also intra-state. जो सदर्न स्टेट है वो खुद में ही वो फेस कर रहे हैं एक इंटरनल इनक्वालिटीज़. जैसे रीज़न हो गया तमिलनाडु में नदर्न तमिलनाडु, जहाँ शो करता है एक पुअर लिटरेसी और इनकम डिस्पैरिटी विद इन द तमिलनाडु, जो इंडिकेट कर रहा है दैट डिवाइड इज़ नॉट प्योरली इंटर स्टेट बट ऑल्सो इंट्रा स्टेट. मतलब जो डिवाइड है वो केवल इंटर स्टेट नहीं है, मतलब केवल स्टेट के बीच में नहीं है, बट ऑल्सो इन विद इन द स्टेट, इंट्रा स्टेट. देयर इज़ अ रिस्क ऑफ अ विशियस साइकिल. हाई ग्रोथ स्टेट में हेजिटेट टू सपोर्ट
national redistribution if they perceive unfair political and fiscal treatment, weakening cooperative federalism. Means this statement means अगर if economically strong state फील करेंगे दे आर अनफेयरली ट्रीटेड, मतलब उनको अनफेयरली ट्रीट किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पावर और फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्या कर सकते हैं, दे में स्टॉप सपोर्टिंग रिसोर्सेज शेयरिंग और क्रिएटिंग एक निगेटिव साइकिल जो इंक्रीज कर सकता है इनइक्वालिटी और वीकन कर सकता है कोऑपरेटिव बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर. 8 point the way forward emphasizes a grand bargain, balancing representation, economic contribution and social justice through dialogue, ensuring that growth, governance and political power remain aligned for long term stability. मतलब जो हमारा वे फॉरवर्ड है उस पर क्या ये एम्फसाइज़ किया जा रहा है कि एक ग्रैंड बार्गिन की रिक्वायरमेंट है, मतलब एक कंप्रिहेंसिव एग्रीमेंट होना चाहिए जहाँ पर ऑल साइड्स मेक मेजर कॉम्प्रोमाइज़ टू रिजॉल्व एक बिग और कॉम्प्लेक्स इशू और बैलेंस करें रिप्रेजेंटेशन, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन और सोशल जस्टिस कैसे थ्रू डायलॉग, इंश्योर करें ग्रोथ, गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल पावर जो रिमेन हो अलाइंड फॉर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी. Next topic is related to excise duty. So first point is the union government reduced excise duty on petrol and diesel by ₹10 per litre, aiming to address stress in a fuel sector rather than directly benefiting consumer. तो यूनियन गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया है एक्साइज ड्यूटी को ऑन पेट्रोल एंड डीजल बाई ₹10 पर लीटर, जिसका एम होगा टू एड्रेस, मतलब टू सॉल्व करेंगे स्ट्रेस, मतलब जो स्ट्रेस आया इन फ्यूल सेक्टर बिकॉज ऑफ वेस्ट एशिया प्रॉब्लम रादर दैन डायरेक्टली बेनिफिटिंग कंज्यूमर. मतलब ये जो एक्साइज ड्यूटी में जो रिडक्शन आया है ये बेनिफिट होगा रिफाइनरी कंपनीज़ को जो क्रूड ऑयल को रिफाइन करती हैं, रादर दैन डायरेक्टली ये बेनिफिट करेगा कस्टमर्स. सेकेंड पॉइंट, डिस्पाइट द टैक्स कट रिटेल फ्यूल प्राइसेस रिमेन अनचेंज एज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आर नॉट पासिंग ऑन द बेनिफिट टू कंज्यूमर. डिस्पाइट मतलब टैक्स कट होने के बावजूद जो रिटेल फ्यूल प्राइसेस रिमेन अनचेंज, मतलब जो रिटेल फ्यूल प्राइसेस हैं उनमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आया है बिकॉज ऑफ जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, मतलब जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उन्हीं को ही बेनिफिट मिलेगा. जो रिडक्शन हुआ एक्साइज ड्यूटी में जो पासिंग नहीं हुआ है ऑन बेनिफिट टू कंज्यूमर, मतलब ये डायरेक्टली कंज्यूमर को बेनिफिट नहीं करेगा. थर्ड पॉइंट, द मूव इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड अ फिजिकल कुशन टू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज दैट आर फेसिंग लॉसेस ड्यू टू हाई ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस. ये जो मूव है ये डिज़ाइन किया गया है, ये प्रोवाइड किया जाएगा एक फ़िज़िकल, मतलब फ़िज़िकल सपोर्ट टू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को जो फेस कर रहे हैं लॉसेस. रीज़न क्या है, ड्यू टू हाई ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस, मतलब जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ फेस कर रही हैं. तो जो ये मूव है ये उनको एक फ़िज़िकल कुशन प्रोवाइड करेगा, मतलब फ़िज़िकल सपोर्ट. 4 point, daily losses of oil marketing companies are estimated at around 2400 crore, highlighting the financial pressure on a energy sector. जो डेली लॉस हो रहा है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ वो एस्टिमेटेड है अराउंड 2400 करोड़ रुपीज़, जो हाईलाइट कर रहा है एक फाइनेंशियल प्रेशर ऑन एनर्जी सेक्टर. 5 point, the government is expected to incur a revenue loss of nearly 5500 crore in 15 days, indicating significant fiscal implication. मतलब जो गवर्नमेंट है वो इनकर कर रही है, मतलब वो पे कर रही है रेवेन्यू लॉस ऑफ नियरली 5500 करोड़ इन 15 डेज़, मतलब 15 डेज़ के अंदर गवर्नमेंट ने इनकर किया है लॉस विच इज़ 5500 करोड़ रुपीज़, जो इंडिकेट कर रहा है एक सिग्निफिकेंट फिजिकल इम्प्लीकेशन या कॉम्प्लेक्सिटीज़. 6 point, to balance revenue loss, the government has increased export duties on diesel and aviation turbine fuel, partially offsetting the fiscal burden. मतलब इस रेवेन्यू लॉस को बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ कर दिया है एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ को, किस पर, ऑन डीजल एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर, जो पार्शली
ऑफसेटिंग द फिजिकल बर्डन, मतलब पार्शियली ये सपोर्ट करेगा फिजिकल बर्डन को, मतलब रिड्यूस करेगा, सॉरी नहीं सपोर्ट नहीं, रिड्यूस करेगा फिजिकल बर्डन ऑन गवर्नमेंट। 7 पॉइंट, द पॉलिसी रिफ्लेक्ट द चैलेंज ऑफ बैलेंसिंग कंज्यूमर रिलीफ, इन्फ्लेशन कंट्रोल एंड फिजिकल स्टेबिलिटी, स्पेशली इन बिटवीन वोलेटाइल ग्लोबल एनर्जी मार्केट। जो पॉलिसी है वो रिफ्लेक्ट करती हैं द चैलेंज ऑफ बैलेंसिंग कंज्यूमर रिलीफ को, जो इन्फ्लेशन कंट्रोल और फिजिकल स्टेबिलिटी, स्पेशली कब, इन बिटवीन वोलेटाइल ग्लोबल एनर्जी मार्केट में, मतलब जो पॉलिसी है वो रिफ्लेक्ट करती है जो चैलेंजेस जो इस टाइम हम लोग फेस कर रहे हैं, इंडिया पर्टिकुलर फेस कर रही है। एक तो बैलेंसिंग कंज्यूमर रिलीफ, इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे किया जाएगा, और फिजिकल स्टेबिलिटी स्पेशली कब, जब एक वेस्ट एशिया में प्रॉब्लम चल रही है इन बिटवीन वोलेटाइल ग्लोबल एनर्जी मार्केट। 8 पॉइंट, द इशू इज लिंक्ड टू ब्रॉडर कंसर्न्स लाइक एनर्जी सिक्योरिटी, इन्फ्लेशन मैनेजमेंट एंड सब्सिडी रैशनलाइजेशन, मेकिंग इट हाईली रिलेवेंट फॉर जीएस पेपर 3 विच इज़ रिलेटेड टू इकॉनमी। जो इशू है उसके बहुत मतलब ब्रॉडर कंसर्न्स हैं, जैसे लाइक एनर्जी सिक्योरिटी, इन्फ्लेशन मैनेजमेंट, मतलब इन्फ्लेशन को कैसे मैनेज करेंगे, और सब्सिडी रैशनलाइजेशन जो मेकिंग करेगा इट हाईली रिलेवेंट, जो कि बहुत ही रिलेवेंट है हमारे फॉर जीएस पेपर 3 के लिए, विच इज़ इकॉनमी।